नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप कला विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है कि ईश्वरी सेन को हमीरहट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट की थी। ऑप्शन ए है निहाल चंद, ऑप्शन बी है संसार चंद, ऑप्शन सी है सजनू एंड लास्ट ऑप्शन डी है डालू राम। तो ईश्वरी सेन को हमीरहट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला या सजनू ने भेंट किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सजनू। अगर बात करते हैं तो यह मंडी शैली से संबंधित है। किस शैली से? मंडी। यह मंडी शैली से संबंधित है। अगर बात करते हैं मंडी शैली तो यह किसके अंतर्गत आती है? तो यह पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। मंडी शैली जो है यह पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। यह पहाड़ी शैली की उपशैली है। 17वीं शताब्दी में कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं। कब? 17वीं सदी में। 17वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सजनू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सजनू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गढ़वाल वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एंड लास्ट ऑप्शन डी है राजस्थान। तो अगर बात करते हैं गढ़वाल, तो गढ़वाल वर्तमान में उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। अगर बात करते हैं गढ़वाल शैली की खोज कब होती है, तो यह 1908 में इस शैली की खोज होती है। कब? 1908 में। किसके द्वारा खोजी जाती है? तो मुकुंदी लाल बैरिस्टर के द्वारा। गढ़वाल शैली की खोज मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने 1908 में इस शैली को खोजा था। अगर बात करते हैं गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम। मोलाराम ये गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? मोलाराम। अगर बात करते हैं गढ़वाल शैली के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो श्यामदास एवं हरदास। श्यामदास और हरदास को गढ़वाल शैली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ये पिता पुत्र हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल एंड लास्ट ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। अगर बात करते हैं लोथल यह कहाँ स्थित है, तो गुजरात। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगर बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में किस नदी के तट पर? तो भोगवा। भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है लोथल। गुजरात में अहमदाबाद ज़िले के पास भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। इसकी खोज कब होती है? तो 1954 में। लोथल की खोज कब होती है? तो 1954 में। किसने किया था? एस.आर. राव ने। एस.आर. राव के द्वारा लोथल की खोज की जाती है 1954 में, लेकिन उत्खनन का कार्य 1955 एवं 60 के मध्य होता है। अगर बात करते हैं लोथल, तो लोथल से तांबे का हंस प्राप्त होता है, शतरंज बोर्ड के नमूने प्राप्त होते हैं,
मन के बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं, युगम समाधियाँ आदि यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बोधि वृक्ष क्या है? ऑप्शन ए है पीपल का वृक्ष, ऑप्शन बी है बरगद का वृक्ष, ऑप्शन सी है नीम का वृक्ष एंड लास्ट ऑप्शन डी है जामुन का वृक्ष। तो बोध वृक्ष क्या है? तो यह एक पीपल का वृक्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीपल का वृक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गांधार कला किसके समय पनपी थी? ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है मुगल एंड लास्ट ऑप्शन डी है मौर्य। अगर बात करते हैं गांधार कला या किसके समय पनपी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। अगर बात करते हैं गांधार शैली मुख्यतः यूनानी, याद रखिएगा ये किसके मिश्रण से बनी हुई है? तो यूनानी मूर्ति शैली है। गांधार कला या क्या है? तो यूनानी मूर्ति शैली के रूप में इसे जाना जाता है। अगर मिश्रण की बात करेंगे तो यह किस मिश्रण से बना है? तो ग्रीको प्लस रोमन, रोमन के मिश्रण से यह बना हुआ है। गांधार कला किसके समय पनपी थी? तो कुषाण के काल में। अगर बात करते हैं गांधार शैली मुख्यतः यूनानी मूर्ति शैली है, या किसके मिश्रण से बनी हुई है? तो ग्रीको और रोमन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कला का स्वर्ण युग था। ऑप्शन ए है गुप्त युग, ऑप्शन बी है मौर्य युग, ऑप्शन सी है मुगल युग एंड लास्ट ऑप्शन डी है कुषाण युग। तो भारतीय कला का स्वर्ण युग किसके समय था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुप्त युग। अगर बात करते हैं गुप्त काल की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? मंदिरों का निर्माण। इसका सर्वप्रथम क्या विशेषता है? तो मंदिरों का निर्माण करना, मंदिरों का निर्माण करना इसकी सर्वप्रथम विशेषता है, मंदिरों का निर्माण करना। जो गुप्तकालीन मंदिर होते थे इसका प्रमुख अंग है जैसे जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप एवं शिखर। फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा कि गुप्तकालीन मंदिरों का प्रमुख अंग होता है जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप एवं शिखर। अगर बात करते हैं गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में कछुआ, जिसे कुर्म जीव को दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पोत के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 5। तो पोत के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। पोत के 3 भेद होते हैं। पहले समझिए पोत होता क्या है। धरातल की बुनावट या अनुभूति या गुण, उसी को पोत कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा कि धरातल की बुनावट, अनुभूति या गुण, उसी को पोत कहते हैं। पोत 3 प्रकार का होता है। एक पोत होता है प्राप्त पोत। पहला पोत कौन सा है? प्राप्त। दूसरा पोत है कृत्रिम। दूसरा कौन सा है? कृत्रिम। पहला ये हो गया प्राप्त पोत, दूसरा हो गया कृत्रिम और तीसरा हो जाएगा सृजित पोत। कौन सा हो जाएगा? सृजित। ये 3 टाइप के होते हैं पोत, प्राप्त पोत, कृत्रिम और सृजित। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राघव कनेरिया का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है दिल्ली एंड लास्ट ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो राघव कनेरिया का जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म गुजरात में होता है।
अगर बात करते हैं राघव कनेरिया के बारे में, तो राघव कनेरिया की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो मूर्तिकार के रूप में। इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? तो ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? राघव कनेरिया। अगर बात करते हैं, एक एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है कि कौन से मूर्तिकार अपने मूर्ति शिल्पों को मिट्टी, लकड़ी, धातु एवं मटके के टुकड़े से मूर्तियों का निर्माण करते थे। तो वो कौन है? राघव कनेरिया साहब। अगर बात करते हैं, राघव कनेरिया ने मूर्तिकला में डिप्लोमा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से किया था। राघव कनेरिया की एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है कौन सी? सांड। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध मूर्ति है सांड, जो इन्होंने कांस्य से बनाया था, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो राघव कनेरिया का जन्म कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। इंडियन पेंटिंग किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए असित कुमार हालदार, ऑप्शन बी जगदीश गुप्त, ऑप्शन सी DS गार्डन एंड लास्ट ऑप्शन डी पर्सी ब्राउन। तो इंडियन पेंटिंग किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सी ब्राउन। अगर बात करते हैं असित कुमार हालदार की, इनकी प्रमुख पुस्तक है आवर हेरिटेज इन आर्ट। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? आवर हेरिटेज इन आर्ट। अगर बात करते हैं जगदीश गुप्त, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। इनकी कौन सी पुस्तक है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। DS गार्डन महोदय की इनकी प्रमुख पुस्तक है रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। इनकी प्रमुख पुस्तक है रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। तो इंडियन पेंटिंग किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DH पर्सी ब्राउन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्सी ब्राउन। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? ऑप्शन ए है रेखा, ऑप्शन बी है रंग, ऑप्शन सी है शांत एंड लास्ट ऑप्शन डी है पोत। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेखा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए है तलवार, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है कलम एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में फूल लिए चित्रित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फूल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पहाड़ी शैली का वह प्रथम चित्रकार जिसने अपने चित्रों में छाया प्रकाश का प्रयोग किया। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है डालूराम, ऑप्शन बी है संसार चंद, ऑप्शन सी है नैनसुख एंड लास्ट ऑप्शन डी है निहाल चंद। तो पहाड़ी शैली का वह कौन सा चित्रकार है, प्रथम चित्रकार है जिसने अपने चित्रों में छाया प्रकाश का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैनसुख। अगर बात करते हैं नैनसुख, तो यह गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अगर बात करते हैं गुलेर का प्राचीन एवं छाया प्रकाश को दर्शाने वाला चित्रकार यही नैनसुख हैं। गुलेर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो राजा हरिश्चंद्र ने। राजा हरिश्चंद्र ने गुलेर राज्य की स्थापना किए थे, हरिश्चंद्र ने। कब किए थे? तो 1405 में। 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना राजा हरिश्चंद्र ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नैनसुख। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता का कौन सा रंग में झलकती है? पवित्रता कौन से रंग में झलकती है?
ऑप्शन ए है लाल रंग, ऑप्शन बी है हरा रंग, ऑप्शन सी है केसरिया रंग एंड लास्ट ऑप्शन डी है सफ़ेद रंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केसरिया रंग। आइए नेक्स्ट प्रश्न। किसी स्थान पर पक्षी, किस स्थान पर होगा यहाँ पर, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल एंड लास्ट ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा। अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से पक्षी का पिंजरा प्राप्त हुआ, हड़प्पा सभ्यता या पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज पर चित्र बनने कब शुरू हुए थे। ऑप्शन ए 12वीं सदी में, ऑप्शन बी 13वीं सदी में, ऑप्शन सी 14वीं सदी में एंड लास्ट ऑप्शन डी 15वीं सदी में। तो कागज पर चित्र बनने कब शुरू हुए थे, तो इसका राइट आंसर 14वीं सदी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14वीं सदी में। अगर बात करते हैं भारत में चित्रों का निर्माण सबसे पहले शिलाखंडों पर किया गया। किस पे, शिलाखंड पर। भारत में चित्रों का निर्माण सबसे पहले शिलाखंडों पर किया गया, लेकिन मध्यकाल में प्रचलित कला शैलियों में लघु चित्रों का निर्माण कागज, ताड़पत्र, कपड़ा आदि पर किए जाने लगे। कब, मध्यकाल में। अगर बात करते हैं कागज पर चित्र 14वीं शताब्दी में जैन शैली में बनाए गए, जबकि सबसे पहले लघु चित्रों की शुरुआत किस शैली में होता है, पाल शैली में ताड़पत्रों पर हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14वीं सदी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14वीं सदी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए संसार चंद, ऑप्शन बी मोलाराम, ऑप्शन सी किशन सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी कालूराम। तो कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संसार चंद। अगर बात करते हैं राजा संसार चंद को, ये गुणी व पारखी होने के कारण उस जमाने में लोग इन्हें क्या कहते थे, हातिम व उदारता में रुस्तम, उदारता में रुस्तम कहकर पुकारते थे। किसे, राजा संसार चंद को। अगर बात करते हैं कांगड़ा के इतिहास में 1786 से 1805, कब, 1786 से 1805 तक का समय स्वर्णिम रहा। किसका, कांगड़ा का। 1786 से 1805 तक का समय कांगड़ा शैली अपने चरम पर थी। और कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है कि किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है, तो वह कौन सी शैली है जिसे रंगों का काव्य कहा जाता है, तो कांगड़ा शैली है। कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि रंगीन रेखा की चित्रकला कांगड़ा शैली को कहा जाता है। रंगीन रेखा की चित्रकला किसे कहा जाता है, तो कांगड़ा शैली को कहा जाता है। तो कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो कौन है, राजा संसार चंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संसार चंद। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है सांची स्तूप, ऑप्शन बी है सारनाथ स्तूप, ऑप्शन सी है भरूच स्तूप एंड लास्ट ऑप्शन डी है अमरावती स्तूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांची स्तूप। किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व में प्रसिद्ध है, तो वह कौन से तोरण द्वार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सांची स्तूप।
आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सांची स्तूप की कला किस धर्म से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सांची स्तूप की कला किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगर बात करते हैं सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अशोक के द्वारा। कब? 250 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, कब करवाया गया था? तो 250 ईस्वी में अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगर बात करते हैं सांची स्तूप वर्तमान में रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? रायसेन। रायसेन जिले में यह सांची स्तूप क्या है? स्थित है वर्तमान में। वर्तमान में सांची स्तूप या मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में स्थित है। अगर बात करते हैं स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। स्तूप क्या है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। सांची स्तूप का व्यास 120 फीट। इसका व्यास कितना है? 120 फीट इसका व्यास है। ध्यान रखिएगा, सांची स्तूप का व्यास 120 फीट तथा ऊंचाई 54 फीट है। व्यास कितना है? 120 फीट और ऊंचाई कितनी है? 54 फीट। दोनों इम्पॉर्टेंट है कि ऊंचाई है 54 फीट, व्यास है 120 फीट। सांची स्तूप में 4 तोरण द्वार बनाया गया है। कितने तोरण द्वार हैं? 4, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन यही था कि किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध हैं, तो वो सांची के हैं। जिसमें क्या है कि सांची स्तूप के 4 तोरण द्वार हैं बनाए गए हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 34 फीट है। बताओ, ऊंचाई कितनी है? 34 फीट है। सांची स्तूप जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है तथा तोरण द्वार जो बनाए गए हैं वो सफ़ेद बलुआ पत्थर का बना है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा कि सांची स्तूप की कला किस धर्म से संबंधित है? तो वह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा। कब? 250 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। कब? 250 ईस्वी के आसपास। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि सांची स्तूप वर्तमान में रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? रायसेन में। अगर बात करते हैं कि स्तूप जो होता है वह महापरिनिर्वाण का प्रतीक होता है। स्तूप किसका प्रतीक होता है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक होता है। सांची स्तूप का व्यास की बात करेंगे तो 120 फुट। सांची स्तूप का व्यास कितना होता है? 120 फुट तथा उसकी ऊंचाई 54 फीट होती है। व्यास 120 फुट और ऊंचाई 54 फुट होती है। सांची स्तूप में 4 तोरण द्वार बनाया गया है। कितने तोरण द्वार हैं? 4, जिसकी ऊंचाई 34 फीट है। 4 तोरण द्वार हैं जिसकी ऊंचाई कितनी है? 34 फीट है। और सांची स्तूप जो है वह लाल बलुआ पत्थर से बना है। सांची स्तूप लाल बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन इसका जो तोरण द्वार है वह सफ़ेद बलुआ पत्थर का बना हुआ है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए कि सांची स्तूप का तोरण द्वार किस पत्थर से बना हुआ है, तो वहाँ लाल बलुआ पत्थर ना लगाना, वहाँ सफ़ेद बलुआ पत्थर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म। मैं समझ रहा हूँ कि सबको क्लियर हुआ होगा सांची स्तूप से इतना फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम में के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे सभी साथी को ये चीज़ समझ में आया होगा।
इसको नोट डाउन कर लेना जिसको नहीं पता होगा, और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी है लक्ष्मण मंदिर, ऑप्शन सी है विमल शाह मंदिर, एंड लास्ट ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ मंदिर। तो माँ और बालक की मूर्ति या विमल शाह मंदिर से प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विमल शाह मंदिर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के ज़्यादातर मंदिर निर्मित हैं। ऑप्शन ए है नागर शैली, ऑप्शन बी है बेसर शैली, ऑप्शन सी है द्रविड़ शैली, एंड लास्ट ऑप्शन डी है उड़ीसा शैली। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के ज़्यादातर मंदिर कैसे निर्मित हैं? तो वह द्रविड़ शैली से निर्मित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रविड़ शैली। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है नवंबर, ऑप्शन सी है अक्टूबर, एंड लास्ट ऑप्शन डी है दिसंबर। तो लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या? जनवरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनवरी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? ऑप्शन ए है सतीश गुजराल, ऑप्शन बी है विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी है निकोलस रोरिक, एंड लास्ट ऑप्शन डी है सदानंद बाकरे। तो किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय को चित्रित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक को हिमालयन चित्रकार भी बोला जाता है। अगर सतीश गुजराल की बात करते हैं तो इन्हें बहरा कलाकार के रूप में जाना जाता है। किस कलाकार के रूप में? बहरा कलाकार के रूप में। विनोद बिहारी मुखर्जी की बात करते हैं तो इन्हें अंधा कलाकार के रूप में जाना जाता है। एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है कि अंधा कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी। अगर एग्ज़ाम में बन जाए क्वेश्चन कि बहरा कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह कौन है? सतीश गुजराल। हिमालयन कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? निकोलस रोरिक। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निकोलस रोरिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? ऑप्शन ए है जॉर्ज सोरा, ऑप्शन बी है मानी, ऑप्शन सी है देगा, एंड लास्ट ऑप्शन डी है मोने। तो स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज सोरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फड़ संबंधित है। ऑप्शन ए है मुगल लोक कला से, ऑप्शन बी है राजस्थानी लोक कला से, ऑप्शन सी है पहाड़ी लोक कला से, एंड लास्ट ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फड़ किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी लोक कला से। फड़ का संबंध किससे है? राजस्थानी लोक कला से। आइए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? ऑप्शन ए है जम्मू, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है दिल्ली, एंड लास्ट ऑप्शन डी है कोलकाता। तो डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू में है। कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपका क्लियर हुआ होगा। अगर किसी साथी को किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूज़न हो, न समझ में आया हो, कोई क्वेरी वगैरह हो, तो आप कमेंट करिएगा, उसका हम जवाब देंगे। आपको क्लास कैसे लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन कैसा लगा लाइक कर देना।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। इससे क्या होता है कि जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमें भी थोड़ा पॉजिटिव फील होता है और अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे जो आपके आने वाले विगत प्रश्न पत्रों में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।